ससुराल मोह माया है। शाम के वक्त निमृत अपने घर के हॉल में बैठे हुए बच्चों को पढ़ा रही है। मैं तो होमवर्क करके ही नहीं आया दीदी। मैं ना पक्का होमवर्क कल सुना दूंगा। पिछले 3 दिन से सेम होमवर्क दे रही हूँ दिव्यांश। ऐसे में तुम्हें नहीं पढ़ा सकती। आज मैं तुम्हारी मम्मी से बात करूंगी। तुम किसी और ट्यूशन में एडमिशन ले लो। हाँ दीदी, दिव्यांश ना घर पर भी नहीं पढ़ता। कहता है दीदी तो मारेगी नहीं। ये बात है तो फिर अभी ही मैं तुम्हें छुट्टी दे देती हूँ। हॉल में बैठी निमृत की बातें उसकी दोनों भाभियां सुन रही थी। ये निमृत का दिमाग खराब हो गया है क्या? 5,000 फीस देता है ये लड़का और इसे निकाल देगी। बड़ी जगत माता बनती है निमृत भी। अब बड़ी है भाभी, ज़रा जाइए मना कीजिए इसे। अरे वो तो मैं भी सुन रही हूँ। पैसे की वैल्यू ही नहीं है महारानी को। लग रहा है जैसे चैरिटी खोल कर बैठी हुई है। इसे क्या मतलब है बच्चा होमवर्क करके आए ना करके आए, पैसे तो दे रहा है ना। अरे अच्छा है ना, बच्चा नहीं पढ़ रहा तो आराम तो है। ये कहती हुई सीमा रसोई से बाहर जाती है। आज आंटी तुम सबको होमवर्क याद करने का लास्ट मौका दे रही है। ये क्या बोल रही हैं भाभी आप? अरे हम भी तो कभी बच्चे थे दीदी। बच्चे हैं, याद कर लेंगे, इतना प्रेशर क्यों देना। और पहले के ज़माने में तो इतना पढ़ना भी नहीं पड़ता था। आज देखो इतने छोटे से बच्चे को इतना बड़ा और भारी बैग लेकर आना पड़ता है। उम्र बढ़ेगी, अक्ल आएगी तो खुद पढ़ने लगेंगे। ऐसे ज़बरदस्ती पढ़ाई थोड़ी ना होती है। थैंक यू आंटी, वी लव यू। 6 बज गए हैं, इनके जाने का भी टाइम हो गया है दीदी। आप कमरे में आ जाओ। मोनू और चीकू को बड़ी मुश्किल से बिठाया मैंने। अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद निमृत अपने भाभियों के दोनों बच्चों को पढ़ाती है। तभी कमरे में शीला आती है। अगर इस लड़की ने होमवर्क नहीं बनाया होगा ना तो दीदी आप तो इसे कूट ही दीजिएगा आज। अरे भाई, पढ़ाई नहीं करेगी तो आगे जाकर किसी गवार से लड़के को बहुत सारा दहेज देकर ब्याह करना पड़ेगा तेरा। देख अपनी बुआ को कैसे कमाती है, कैसे अपना खर्च चलाती है। तुझे बुआ जैसा बनना है या पड़ोस की कमला जैसा? ये तो गलत है चाची। जो बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं उनको आप लोग कहते हैं आराम से पढ़ाई करो, और मुझे और मोनू को डांट पड़ती है। नहीं बेटा, ऐसे बात नहीं करते चाची से। सॉरी बोलो चाची को, वो तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही है ना। आप बाहर जाइए भाभी, मैं पढ़ा कर आती हूँ। हाँ हाँ, आराम से दीदी, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और जैसे हो जाए ना ज़रा बाहर आकर रसोई देख लीजिएगा। मैं ना शॉपिंग पर जा रही हूँ और भाभी तो मंदिर गई हैं। अपने भाई के बच्चों को पढ़ाने के बाद निमृत को अब रसोई की ड्यूटी मिल गई थी। निमृत किचन में काम कर रही थी कि पड़ोसन सोना अपने बेटे के साथ शीला को ढूंढती हुई वहाँ आती है। अरे शीला कहाँ हो? भाभी तो नहीं है चाची जी, कोई काम है क्या? वो ज़रा मार्केट गई हैं, अभी आती ही होंगी। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। तू जिस भी घर में जाएगी ना बेटा, वो घर स्वर्ग हो जाएगा। मैंने तो अपने अमन के लिए भी तेरी बात चलाई थी, पर मनोज ने कुछ कहा ही नहीं। मैं इंतज़ार करती रह गई। 6 महीने बीत गए। फिर मुझे समझ में आया कि ये लोग इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। मेरा अमन भी ऊपर से तो पढ़ा नहीं है, इसलिए मैंने इसकी शादी की बात कहीं और चला दी। अमन का बायोडेटा देखते ही लड़की वाले जल्द से जल्द शादी करने की जिद करने लगे। अरे भाई, मेरे बेटे में कोई कमी थोड़ी ना है, शादी तो होनी ही थी। इस महीने की 7 तारीख को अमन की शादी है, कार्ड देने आई थी मैं। हम ज़रूर आएंगे चाची जी। एक बात कहती हूँ बेटा, नौकरी पढ़ाई अपनी जगह है, पर जीवन में शादी करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी तो तू 28 की है, कल को उम्र बढ़ेगी। उस वक्त अगर तू साथी ढूंढना चाहेगी ना, तब भी कोई नहीं मिलेगा। ये कहकर सोना वहाँ से चली जाती है और निमृत के दिमाग में यही बातें घूमने लगती है। वो अपने कमरे में जाती है और शीशे के सामने बैठ जाती है। वैसे कोई कमी तो नहीं है मुझ में। बाल भी कमर तक हैं, आँखें भी तीखी हैं। ये पढ़ाई, नौकरी, काम, इन सब में तो मैंने खुद को आईने में देखना ही बंद कर दिया था। हर रोज़ वही कपड़े पहनकर स्कूल जाओ और वही पर्स लटकाओ। मुझे लगता है आई टू नीड अ चेंज। और हर रोज़ अपने बालों को बांध कर रखने वाली निमृत आज अपने बाल खोल देती है और सज धज कर अपने कमरे से बाहर आती है। अरे भाभी, ये आपकी ननद को क्या हो गया? इतना बंद सवर कर कमरे से क्यों निकली है? कहीं कोई चक्कर तो नहीं है? अरे तो जाकर देवर जी से बोलना ज़रा नज़र रखे। शीला उछलती हुए विवेक के पास जाती है। क्या बताओ विवेक जी, क्या ज़माना आ गया है। आजकल तो खूबसूरती जितना दीवारों के अंदर रहे उतना ही अच्छा है। अमन नहीं है जिसकी शादी होने वाली है, उसकी बहन प्रिया बंद सवर कर घर से निकलती थी। सबको लगा खुद के लिए सजती होगी, पर एक बार में 4 लड़कों को घुमा रही थी। और आज सुबह चारों आमने सामने हो गए। अरे क्या लड़ाई हुई, क्या लड़ाई हुई, क्या बताऊं। इस मामले में हमारी दीदी ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी रहती है। ये तो है।
अच्छा मैं रेडी हो गया हूँ, तुम नाश्ता लगा दो ना। विवेक नाश्ता करने जैसे ही डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठता है, सामने अपनी बहन को इतना सजे धजे देखकर उसके दिमाग में शीला की कही बात घूमने लगती है। इतने भड़कीले रंग के कपड़े पहनने की क्या जरूरत है निमृत? स्कूल जा रही हो, कोई घूमने थोड़ी ना जा रही हो, कपड़े बदल लो। आज क्लास नहीं है ना भैया, आज तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। न जाने क्या चल रहा है इसके दिमाग में, अपने भाई को उल्टा जवाब दे रही है। गया ये घर हमारे हाथों से दीदी, गया ये लड़की तो निकल गई हमारे हाथों से। दोपहर को स्कूल से निमृत अपनी एक सहेली के साथ वापस लौटती है। अरे दीदी, ये तो शैलजा है ना जो आपके साथ पढ़ती थी। सिर्फ निमृत के साथ पढ़ती नहीं थी भाभी, हमने साथ में स्कूल भी ज्वाइन किया था, पर उसके तुरंत बाद ही मेरी शादी हो गई और उन्होंने कहा कि तुम्हें अब काम करने की ज़रूरत नहीं है, आराम करो। अच्छा ही हुआ, स्कूल में काम करना ऐसे भी मेरी चॉइस नहीं, मजबूरी थी, क्योंकि पापा की रिटायरमेंट हो चुकी थी ना। पर पवन से शादी के बाद तो मेरे दिन दुनिया ही बदल गई। क्या बताऊँ निमृत, ये इतना ख्याल रखते हैं मेरे पेरेंट्स का जितना मैं खुद भी नहीं रख पाती। अभी पिछले ही महीने मैं सिंगापुर होकर आई हूँ। मैं तो कहती हूँ सभी को शादी कर लेनी चाहिए, एक ही तो लाइफ है। एक टाइम के बाद भाई बहन पेरेंट्स सब अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, भले ही भाग के करनी पड़े, पर शादी तो कर ही लेनी चाहिए। तू भी ना जल्दी से अपने हाथ पीले कर, फिर मैं तेरी शादी में आऊँगी। बोलना तो नहीं चाहिए दीदी, आप मेरी ननद की सहेली है, भले आप मुझसे उम्र में छोटी हैं पर कायदे में बड़ी हैं। ऐसी बातें वही करता है जिसकी शादी अच्छे पति से हुई है। वो तो आपकी किस्मत है, भगवान आपकी किस्मत बनाए रखे, पर सबका पति इतना अच्छा नहीं होता। किसी के लिए शादी सज़ा बन जाती है। अब हमें ही देख लीजिए, जिस दिन से शादी हुई है ना मायके जा पाते हैं न रसोई छोड़ पाते हैं। वो तो दीदी का सहारा है तो हमारा रिश्ता चल रहा है, वरना मैं तो पहली रात ही आपके भैया को डिवोर्स दे देती। दोनों भाभियाँ मिलकर शादी की बुराइयां करती ही रहती है ताकि उनकी ननद का दिमाग शादी ब्याह में न लगे। रात के खाने के वक्त शीला और सीमा रसोई में खाना बना रही थी। निमृत भी उनकी मदद करने रसोई में जाती है। अपने पति और बच्चों के लिए खाना बनाने में अलग ही सुख है ना भाभी। यूँ तो स्कूल में मुझे साड़ी पहननी पड़ती है, पर शादी के बाद पहनी साड़ी, माथे पर लगा सिंदूर लड़की को अलग ही खूबसूरती देता है। अरे दूर से दिखती हर चीज़ सुनहरी ही लगती है दीदी। पहले मुझे भी लगता था सफ़ेद घोड़े में बैठकर राजकुमार आएगा और मुझे उड़ा कर ले जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। शादी होते ही खर्चे शुरू हो जाते। माँ बाप किसी तरह बेटी को ब्याहते हैं और उसके बाद बेटी पर होता है अत्याचार। और अब मुझे ही देख लीजिए, आपकी माँ कहती रही मुझे कि बच्चा कर ले, मैं संभाल लूँगी। और जैसे मैंने बच्चा किया, पापा जी और मम्मी जी तीर्थ पर निकल गए। अब बच्चे को मुझे ही पालना पड़ गया ना। एक तरफ ये बच्चा सर खाता रहता है, दूसरी तरफ इसका बाप। मैं तो स्कूल में एक साथ 70-80 बच्चों को संभालती हूँ, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता भाभी। जब तक खुद के बच्चे ना हो ना तो दूसरे बच्चे प्यारे ही लगते हैं दीदी। शादी करके आई थी मैं, सोचा था 16 श्रृंगार करूँगी, सिंदूर लगाऊंगी, पर सिंदूर और माथे पर रखे पल्लू के कारण मेरे सर के आधे बाल उड़ गए। पहले ये कमर तक लंबे लंबे बाल थे मेरे, आपकी चोटी से भी ना मोटी चोटी बनती थी मेरी, अब देखिए पूंछ हो गया। साड़ी पहनकर रसोई में काम करना कितना मुश्किल है आप नहीं समझ पाएंगी, क्योंकि अभी आप पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। सुबह उठकर हम आपको टिफ़िन बना कर दे देते हैं, आप आराम से स्कूल जा पाती हैं। पर शादी के बाद ना सुबह उठकर खुद नाश्ता बनाना पड़ेगा सभी के लिए, तभी आप स्कूल जा पाएंगे। वो भी अगर ससुराल वाले आपको पढ़ाना अलाउड करे तब, उसमें भी दोपहर का खाना भी बनाकर जाना होगा आपको। अच्छा। अपनी भाभीयों की बात सुनने के बाद निमृत अपना सर खुजाती हुई रसोई से बाहर चली जाती है। मुझे तो लग रहा है स्कूल के ही किसी टीचर के साथ अफेयर है दीदी का। मैं तो कहती हूँ ये स्कूल छुड़ाकर किसी फीमेल स्कूल में टीचर बनने के लिए अप्लाई करने को कह देते हैं दीदी से। जितना ये लड़कों से दूर रहेगी उतना हमारे लिए अच्छा है। वही तो, एक तो पापा जी मम्मी जी तीर्थ पर चले गए, ऊपर से हमें टेंशन देकर चले गए। कौन बेटी को भी घर में हिस्सा देता है, वो भी बराबर का। दीदी की शादी हो गई तो वो अपना हिस्सा बेच देगी और उनकी जो सैलरी हमारे पास आती है वो भी चली जाएगी। और घर का इतना काम जो हम उनसे करवा लेते हैं वो कौन करेगा? अरे बच्चों को कौन पढ़ाएगा भाभी, कुछ भी कीजिए, दीदी का स्कूल बदलवा दीजिए बस। और अपना दिमाग लगाकर निमृत की दोनों भाभियां अपनी ननद को गर्ल्स स्कूल की टीचर बनने पर फोर्स करती है और ऐसा हो भी जाता है। दिन बीतते जाते हैं और 2 साल गुजर जाते हैं।
निमृत अब 30 साल की हो गई थी, पर फिर भी उसके घर में उसकी शादी की चर्चा नहीं हो रही थी और उनका अलग ही फैमिली ड्रामा चल रहा था। नहीं, अब मैं बड़ी हो गई हूँ मम्मी, मुझे अपना पर्सनल कमरा चाहिए। ये अच्छा है, इसे अगर इसका अपना कमरा मिल रहा है तो मुझे भी तो अपना कमरा चाहिए। देख रही है ना दीदी, मुझे कमरे ही कितने मिले हैं जो इन्हें भी कमरा दे दूँ। हमारे हिस्से में आए हैं मुश्किल से 2 कमरे। एक कमरे में तो सारा सामान रखा हुआ है और दूसरे में मैं और आपके भैया रहते हैं। अब इसे मैं कमरा कहाँ से दूँ? अरे मेरी भी तो वही कहानी है। एक कमरे में मैं और विवेक जी रहते हैं और दूसरे कमरे में इन बच्चों के मामा। उस बेचारे को इस शहर में मेरे अलावा है ही कौन? सगी बहन होकर एक कमरा भी नहीं दे सकती क्या मैं उसे? वैसे आपका कमरा तो काफ़ी बड़ा है ना दीदी, अकेले सोने में आपका जी भी तो घबराता होगा। मैं क्या सोच रही थी, आपके हिस्से में तो ऐसे भी 2 कमरे हैं। एक कमरा मोनू को दे देते हैं और जिस कमरे में आप सो रही हैं ना उसके 2 कमरे बनवा देते हैं। एक चीकू के लिए भी निकल जाएगा। दिमाग की तेज हो तुम, ये भी ठीक है, यही करवा लो। क्यों भैया? अरे भाई पहले निमृत से तो पूछ लो, कहीं उसे ना लगे कि हम उसका हिस्सा मार रहे हैं। अरे नहीं भैया, मुझे ऐसा क्यों लगेगा? ये दोनों बच्चे मेरे भी तो हैं। आपको जो सही लगता है आप करवा लीजिए भाभी। निमृत की भाभियां उससे घर का काम तो करवाती ही थी, अब वो धीरे धीरे अपनी ननद के हिस्से में भी अपने पैर पसार रही थी। एक शाम जली हुई साड़ी पहनकर शीला रोती हुई अपने कमरे से बाहर आती है। क्या हुआ भाभी, भैया से कोई बात हो गई क्या? और आपकी साड़ी को क्या हुआ? ये जली हुई साड़ी क्यों पहनी है आपने? आप तो जानती है दीदी, आपके भैया कमाते ही क्या है? जो नहीं कमाएगा वो कुड़ कुड़ तो करेगा ही, और गुस्सा निकालता किस पर है? बीवी पर। सुबह काम करते वक्त ये साड़ी मुझसे चल गई, ले देकर 2 साड़ी है मेरे पास। एक साड़ी के पैसे मांग लिए इनसे तो मुझ पर चिल्लाने लगे। आपने मुझे क्यों नहीं बोला भाभी? मैं अभी पैसे ला कर देती हूँ। आप जाइए और 4 साड़ियाँ खरीद कर लाइए, 2 अपने लिए, 2 बड़ी भाभी के लिए। भगवान आपकी जैसी ननद सभी को दे दीदी। वैसे वो चीकू कह रहा था कि उसे किसी क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन लेना है। आप ज़रा समझाइए ना उसे कि कहाँ है पैसे घर में। ये तो अच्छी बात है ना, अगर वो क्रिकेट खेलना चाहता है। आप फिक्र मत कीजिए भाभी, मैं उसका एडमिशन करवा दूंगी। और मुझे पता है मोनू को भी डांस स्कूल जाना है, कल संडे है, मैं कल ही दोनों का एडमिशन करवा देती हूँ। कितनी शातिर है ना तू शीला, न जाने कितने होशियार लोग मरे होंगे जो तू पैदा हुई। इसी तरह दिन बीत रहे थे कि घूमती फिरती सोना निमृत के यहाँ पहुँचती है। अरे क्या मनोज, अब अपनी बहन को विदा भी कर, कब तक उसे घर पर बिठा कर रखेगा? आपने तो अपनी बेटी की शादी कर ली ना आंटी जी, सुना है वो आजकल यहीं आकर बैठी रहती है। और आपके बेटे बहू में भी कुछ ज़्यादा बन नहीं रही। नहीं, रोज़ चिल्लाने की आवाज़ आती है ना। सुना है डिवोर्स लेने वाले हैं। अमन डिवोर्स लेने वाला है? ओह गॉड। आपको क्या मतलब है दीदी, उनके घर में कुछ भी हो? हाँ, कहते हैं ना, होने को कौन टाल सकता है। अगली सुबह निमृत स्कूल जाने के लिए निकलती है तो रास्ते में सोना उसे रोक लेती है। तू तो अमन की उम्र की है बेटा, ये ले उसका नंबर, ज़रा उससे बात कर लिया कर। मेरी बहू ने सीधा उसे डाइवोर्स के पेपर भेज दिए हैं। अमन उसे डाइवोर्स देने वाला है। अंदर से ना खाली हो गया है मेरा बेटा। तू तो बड़ी समझदार है, ज़रा समझाना उसे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बात करूंगी अमन से। और अब अमन और निमृत रोज़ बातें करने लगते हैं और यहाँ निमृत की भाभियाँ उसके दिमाग में शादी के लिए डर भरती रहती है। एक सुबह शीला न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कहती है, बहू ने ठंडा खाना परोसा तो उसकी सास ने उसके मुंह पर गर्म चाय फेंक दी। ओ बाबा रे बाबा। और ये क्या, पति ने पत्नी के बाल काट दिए क्योंकि वो शैम्पू करने में वक्त लगाती थी और पति को नाश्ता टाइम से नहीं मिल पाता था। क्या ज़माना आ गया है। वही तो शीला, ये शादी ब्याह ससुराल मोह माया है बस। ऐसे न्यूज़ ना हर रोज़ आते हैं। मेरे मायके में कोई मुझे समझाने वाला होता तो मैं तो कभी शादी ही नहीं करती। पता नहीं अमन ने मुझे भाइयों की बात रिकॉर्ड करने को क्यों कहा था। रिकॉर्ड कर तो लिया है, उसे जाकर सुना देती हूँ। बाजार जाने के बहाने निमृत अपने घर से निकलती है और सीधा अमन के घर जाती है और रिकॉर्डिंग सुनकर अमन कहता है, इसी चीज़ का डर था मुझे। मैं तुम्हें शुरू से पसंद करता था निमृत। मैंने तुम्हारे घर रिश्ता भी भिजवाया था, पर तुम्हारे भैया ने कुछ नहीं कहा, ना ही तुमने कुछ कहा। तो मुझे लगा शायद तुम अभी शादी नहीं करना चाहती। फिर मेरी शादी कहीं और हो गई। मेरा मन तुम में ही अटका रहा तो ये शादी भी जमी नहीं। पर मेरी शादी अब टूट भी चुकी है और आज भी तुम वहीं हो, और इसका कारण तुम्हारा मन नहीं, तुम्हारी भाभियाँ हैं।
मैं तो पहले ही कहती थी बेटा कि इसकी भाभियाँ एक नंबर की डायन है, डायन। वो चाहती ही नहीं कि इसकी शादी हो। वो तुम्हें फ्रीडम नहीं दे रही, वो तुम्हें अपने पास खुद के फ़ायदे के लिए रखती है। जिस दिन वो फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा उस दिन वो तुम्हें इस घर से धक्के मार कर निकाल देगी। मेरी मानो तो मुझसे शादी कर लो, और तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि मैं ये सब तुम्हारे पैसे या प्रॉपर्टी के लिए कर रहा हूँ तो तुम्हें अपने मायके से जो भी मिला है तुम उन चीज़ों को दान कर दो, और मत करना नौकरी। मैं हूं ना, तुम्हारे खर्चे चला लूँगा। निमृत की आंखों पर पड़ी पट्टी उतर जाती है और वो अमन के साथ मंदिर में शादी कर लेती है और अपने मायके सभी का आशीर्वाद लेने पहुंचती है। अपनी चौखट पर अपनी ननद और नंदोई को खड़ा देख सीमा तो वहीं बेहोश हो जाती है। अरे भाभी उठिए, ये सब आप दोनों भाइयों के कारण हुआ है। हम दो देवरानी जेठानियां मिलकर इन पर कितनी ही पाबंदी लगा लेती, पर आप तो भाई थे ना, पकड़ लेते हाथ। पर नहीं, कर ली ना इससे शादी। इतनी बरसों की मेहनत पर पानी फिर गया, अब चली जाएगी प्रॉपर्टी हमारे हाथों से। मैं तो यहाँ अपनी प्रॉपर्टी अपने भाइयों को देने आई थी भाभी, पर अच्छा हुआ आपने मेरे सामने ही अपनी असलियत खुद अपने मुंह से जाहिर कर दी। अमन, ताला लाना तो मेरे हिस्से में ज़रा मैं ताला लगा दूं। और अपने हिस्से के कमरों में ताला लगाकर निमृत अपने ससुराल चली जाती है और वहाँ खुशी खुशी रहने लगती है।